साइंस एंड एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो अंतःस्रावी तंत्र है यानी जो हार्मोन है उनसे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमें ये पता करना है कि यहाँ पर जो बातें दे रखी है उनमें से हार्मोन के लिए कौन सा सत्य है। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि हार्मोन विशेष ऊतकों अंगों पर काम करता है। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम स्रावित होता है। तो दोस्तों यहाँ जो 3 बातें दे रखी है उनमें से हमको ये पता करना है कि सत्य बातें कौन सी है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो ये 3rd नंबर का जो बात है ये दोस्तों कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम स्रावित होते हैं, जबकि हमको पता है कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां ही स्रावित करती है। तो दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों हमें जो नीचे सही कोड चुनना है। दोस्तों हार्मोन से अधिकतर दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें 3-4 बातें दे दी जाती है, उनमें से या तो हमें सत्य बात पूछते हैं या असत्य बात पूछते हैं। तो दोस्तों अब हमको पता है कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और ये विशेष ऊतकों या अंगों पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों यह आंसर ए सही है। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ बोलते हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनको नलिका वाली ग्रंथियाँ बोलते हैं। यानी नलिका यानी एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू वो अपना उत्पाद को पहुंचाती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी कोई ट्यूब नहीं होती, अपनी कोई नलिका नहीं होती है। वो जो अपना उत्पाद जिसको हार्मोन बोलते हैं उसको वो सीधे रक्त में छोड़ देती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर निकल के आता है वो आएगा बहिस्रावी ग्रंथि, यानी ये बहिस्रावी ग्रंथि ही इसका सही आंसर है कि भाई ये अपना उत्पाद नलिका में स्रावित करती है। और बाकी जो आंसर दे रखे हैं जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो दोस्तों ये अपने को पता है ये नलिका विहीन है। अधिवृक्क और पिट्यूटरी ग्रंथि ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि के ही प्रकार या अंतःस्रावी ग्रंथियां ही हैं। दोस्तों पिट्यूटरी वृषण अंडाशय हार्मोन पेलियन ग्रंथियां हैं, यानी हमको ये जो 4 ग्रंथियां दे रखी है ये कौन सी ग्रंथियां हमको ये मालूम करना है। तो दोस्तों हमको पता है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही निकल के आएगा वो ए आएगा। ओके दोस्तों, अधिकतर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। दोस्तों यानी यहाँ हिंदी है इसलिए दोस्तों यानी गुर्दा, इसको हम वृक्क या किडनी बोलते हैं। तो दोस्तों अब ये कह रहा है कि द्रव संतुलन यानी जो उसमें जो वृक्क का कार्य मूत्र को उत्सर्जित करना है, यानी जो मूत्र में जो जल है उसको संतुलित करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो हाइपोथैलेमस आएगा। हाइपोथैलेमस ऐसे आएगा दोस्तों कि जो अग्नाशय है वो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, जो ग्लूकोज को स्तर को अपने रक्त में बनाए रखती है। और जो अधिवृक्क ग्रंथि है दोस्तों वो एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी जो हमारे क्रोयामरो हार्मोन कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का करेगी, और जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है दोस्तों वो इसके द्रव को संतुलित करने का कार्य करने वाले हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और दोस्तों एक बात और याद कि जो हाइपोथैलेमस है ये अपने मस्तिष्क में जहाँ स्थित है वो अपने शरीर की बहुत सारी कार्य जैसे भावनाएं हैं, द्रव का संतुलन है, भूख लगना है, इनको कंट्रोल का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। यह आप हमेशा याद रखें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रण करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
हड्डियों और मांसपेशियों के विकास से मतलब यहाँ पे अपने शरीर की लंबाई से बढ़ने का, क्योंकि वो उन हड्डियों और मांसपेशियों में वृद्धि होगी तो अपने शरीर के आकार और लंबाई में वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं जिसको। तो दोस्तों ये ग्रंथि ही अपने शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों के विकास को नियंत्रित करती है और अपने शरीर की लंबाई को भी बढ़ाती है। कौन सी ग्रंथि कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? दोस्तों जो स्तर को कम कर देती है। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों आंसर ए, क्योंकि दोस्तों जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो कैल्शियम के स्तर को विटामिन डी जैसे कैल्शियम और बोलते हैं उसके साथ मिलके अपने शरीर में उसके स्तर को बनाए रखने का कार्य करती है। ओके दोस्तों, इसलिए विटामिन डी को भी दोस्तों कई बार अर्ध हार्मोन कहा भी जाता है। दोस्तों उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करता है। चयापचय यानी दोस्तों उसके मेटाबॉलिज्म यानी उसको खर्च करना या उसको शरीर में संग्रहण करना, इन क्रियाओं को जो अपने शरीर का कंट्रोल करता है वो कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर निकल के आएगा एड्रेनलिन। दोस्तों हाँ, एड्रेनलिन का ही कार्य है दोस्तों कि जो अपने हृदय की गति यानी जो शरीर में उत्तेजना है, ब्लड प्रेशर है, इन सभी को कंट्रोल करता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसलिए दोस्तों जब कभी भी हम घबरा जाते हैं, अपने हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उस टाइम यही हार्मोन कार्य करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे होगा एड्रेनलिन हार्मोन। ओके दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन आप याद कर लें। इसको आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन, करोयमरो हार्मोन, उडो, ऐसे कुछ बहुत सारे नाम है इसके, क्योंकि दोस्तों ये हार्मोन हमें मुसीबत में उबारने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आंसर बी सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती? दोस्तों एक बात आपको बता दो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि दोस्तों ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, लेकिन इसको दोस्तों जो कंट्रोल करती है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ग्रंथि। ये दोस्तों इसको कंट्रोल में रखती है, इसके हार्मोन को नियंत्रित करती है। इसलिए दोस्तों यहाँ आंसर ए सही होगा। ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो यहाँ पे अपने को 3 बातें दे रखी है, उनमें से हमको सत्य बात का पता करना है कि कौन सा। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है। वृषण नर लिंग अंगों और नर गुण के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लो कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि विकास को हमें पता अपनी वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी है। थाइमस ग्रंथि दोस्तों जो टी सेल्स होती है दोस्तों जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, उनके परिपक्वन का कार्य करती है। तो ये भी सही बात है। वृषण नरलिंग और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करता है। दोस्तों जो अपना वृषण है उसमें लेडिंग सेल्स होती है जो एंड्रोजन या अपन कहें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है जो एक लिंग हार्मोन है। तो ये बात भी सही है क्योंकि लिंग हार्मोन से ही अपने जितने भी नर गुण अपने में और जो अपने अंगों का विकास है उसी की वजह से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी बातें सही है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर डी सही होगा। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? तो हमने पहले ही बताया था कि एड्रीनल ग्रंथि या अधिवरक ग्रंथि ही अपनी आपात ग्रंथि है, ये अपने को हर मुसीबत में उभारने का कार्य करती है। तो यहाँ आंसर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का क्या परिणाम होता है? दोस्तों आप याद रख लें जो थायराइड होती है अति सक्रियता यानी उसका सिक्रेशन उसके हार्मोन का ज़्यादा होने लग जाता है, तो वो अपने बॉडी में ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ा देती है। एक प्रकार का अपने को शुगर हो जाता है जिसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, यानी जो ओरिजिनल जो शुगर होते हैं या जो मधुमेह रोग है उससे थोड़ा सा अलग होता है। ये वापस ठीक भी हो सकता है अगर अपन इसके सक्रियता क्यों हो रही है उस रीजन को ढूंढ के कम कर दें, संतुलित कर दें इसको, तो ये ठीक हो जाता है। वृक्क में जल के पुण्य अवशेषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों जो अपना किडनी है उसमें जो अपना जो यूरिया या अपन कहें कि भाई मृत मूत्र इकट्ठा होता है, तो उसमें जो
जल की मात्रा को कम किया जाता है, यानी जितना हो सकता है अपना शरीर वापस मूत्र में से भी जल को लेने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उसके लिए एक हार्मोन होता है, वो उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों उस हार्मोन को हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADCH, ADCH या वेसोप्रेसिन। हाँ दोस्तों, वेसोप्रेसिन, इन सभी का कार्य मूत्र में जल को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। तंत्रिका कोशिका की छोटी धागे नुमा संरचना कहलाती, जो दोस्तों तंत्रिका होती है दोस्तों, यहाँ पे ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया क्योंकि दोस्तों अपने हार्मोन तंत्रिका तंत्र पर भी विशेष रूप से कार्य करते हैं, इसलिए थोड़ा तंत्रिका कोशिका का भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें धागे नुमा संरचनाएं होती है, उनको डेंड्रोइट्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों जो न्यूरॉन होती है, या अपन कहें कि भाई जो अपने तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका उसको न्यूरॉन बोलते हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन स्रावित करती है, जिसकी वजह से अपना शरीर बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न करने में सक्षम हो पाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो अपना मस्तिष्क के आधार भाग में स्थित होती है। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो वृक्क है उसके समीप तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि एडेनल ग्रंथि होती है, ग्रीवा क्षेत्र में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि होती है, और उदर के भीतर दोस्तों होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसमें होते हैं लैंगरेंस के द्वीप जो अल्फा बीटा और गामा कोशिकाओं से बनते हैं और अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर बी सही है, मस्तिष्क के आधार पर पीयूष ग्रंथि ही स्थित होती है। शरीर में हार्मोन का संचरण किनसे होता है? तो दोस्तों जो शरीर होता है उसका हार्मोन रक्त और लिम्फ दोनों से होता है। दोस्तों रक्त और लिम्फ से मीन मतलब जो लिम्फ यानी मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया, जो ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो थाइमस ग्रंथि होती है वो अपना उत्पाद इन्हीं में डालती है, इसलिए यहाँ लिम्फ भी आ जाएगा और रक्त भी आ जाएगा। और कहीं कहीं पर अगर केवल रक्त लिखा हो तो उसका वो आंसर भी सही होगा। क्रेटिनिज्म रोग का कारण क्या? दोस्तों जो क्रेटिनिज्म रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता से होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये अधिकतर बच्चों में होता है। अगर वहाँ पे थायराइड ग्रंथि का सिक्रेशन कम हो जाता है, उसकी सक्रियता कम हो जाती है, उस वजह से दोस्तों वो बच्चे बौने रह जाते हैं और कभी कभी वो मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। इसी को दोस्तों क्रेटिनिज्म बोलते हैं। ध्यान रखें, ये थायराइड हार्मोन की कम सक्रियता के कारण होता है। अति सक्रियता से दोस्तों आपको पता है डायबिटीज मेलिटस होता है, और थायराइड की कम सक्रियता से गोइटर या गलगंड रोग भी हो जाता है, लेकिन ये वयस्क में होता है। ये जो क्रेटिनिज्म है ये बच्चों में होता है। वृक्क में कैल्शियम के पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों जो कैल्शियम के पुनः अवशोषण में वो कहा कि कैल्शियम के इसको हार्मोन को मतलब कैल्शियम के स्तर को कौन बनाए रखेगा, यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन। ओके दोस्तों, गर्भावस्था में प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों गर्भावस्था या प्रसव यानी जब गर्भ में शिशु होता है और वो शरीर से बाहर निकलता है 9 महीने पश्चात, तो मादा के शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो उसको बाहर निकलने में मदद करता है। तो याद रखें रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे दोस्तों हमें देखो कंफ्यूजन करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ लैंगिक हार्मोन भी दे रखे, ये याद रखें दोस्तों, हमें ऑप्शन में कंफ्यूजन वाले होंगे। दोस्तों हमें बताया जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक नर हार्मोन है, तो दोस्तों ये तो कैंसिल हो ही गया। और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है दोस्तों ये लैंगिक गुणों और मादा के बहुत सारे विकास को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब गर्भाशय और प्रसव की बात आएगी तो वहां पे रिलैक्सिन हार्मोन को ही सही उत्तर माना जाएगा। पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दिष्ट झिल्ली से जुड़ी होती है? दोस्तों जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें रिक्तिकाएं होती है जिनको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या दोस्तों, तो टोनोप्लास्ट झिल्ली से जुड़ी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों यहाँ मैं पहले बात कर दूं कि मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी। बहिस्त्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है, और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पूछा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा थायराइड ग्रंथि। ओके दोस्तों, थायराइड ग्रंथि इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? दोस्तों मिश्रित ग्रंथि से यहाँ पे तात्पर्य है कि ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी का भी कार्य करती है और
बहिस्त्रावी का भी कार्य करती है। तो दोस्तों ऐसी ग्रंथि है अग्नाशय। तो दोस्तों जिसको पेंक्रियाज बोलते हैं, उसमें जो लैंगरेंस के द्वीप होते हैं दोस्तों वो अंतःस्रावी तंत्र का कार्य करते हैं, और बाकी जो अग्नाशय है दोस्तों वो बहिस्त्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, और ये जठर रस का सिक्रेशन करता है जो अपने पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ये ना तो दें कि अंतःस्रावी और ना दे बहिस्त्रावी और सीधा आपको पूछ ले कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर हमेशा यकृत या लीवर निकल के आएगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों यहाँ पे आप याद रखें थोड़ा सा कि यहाँ सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होगी दोस्तों पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि है दोस्तों, बिल्कुल मटर के दाने जितनी सी होती है। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पे होती है। तो दोस्तों ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्थान से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब पीयूष ग्रंथि का सिक्रेशन अत्यधिक होने लग जाता है तो शरीर का असंतुलित विकास होने लग जाता है, यानी शरीर की लंबाई भी बढ़ जाती है, और ऐसे शरीर में जैसे हाथ पैरों का अत्यधिक लंबा हो जाना, इसलिए दोस्तों हम अत्यधिक लंबाई को सही नहीं करेंगे, यहाँ शरीर की असंतुलित विकास को ही हम सही ऑप्शन करेंगे, क्योंकि ये विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन करती है? तो दोस्तों हमें पता ही है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो वृद्धि कर हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। दुग्धजनक हार्मोन का स्त्रावण कहाँ पे होता है? तो दोस्तों जो दूध स्त्रावण होता है उस हार्मोन का सिक्रेशन यानी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जब मादा गर्भवती होती है तो उसमें एक प्लेसेंटा नामक संरचना बनती है जिसको अपरा बोलते हैं, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, उसको ही दुग्धजनक हार्मोन बोलते हैं। तो इसका सही हार्मोन आएगा प्लेसेंटा, और अगर ये नहीं दिया हो तो पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। दोनों ऑप्शन आप देख लें। एसीटीएच हार्मोन कैसे स्त्रावित होता है? नहीं तो एसीटीएच हार्मोन है वो दोस्तों वो जो अपनी पीयूष ग्रंथि है उससे सिक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, तो दोस्तों देखो यहाँ ऑप्शन में हमें सिर्फ पीयूष ग्रंथि दे रखा है, तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा है कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और प्रिंसिपल ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस इसके स्राव को नियंत्रित करती है। इनमें से कौन सा दोनों बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो दोस्तों आप याद रखें जो वृषण ग्रंथि है वो दोस्तों जो वृषण ग्रंथि है वो, और जो अंडाशय ग्रंथि है, और तीसरा है पीयूष ग्रंथि। दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा व्यवहार करता है दोस्तों। ओके, यहाँ पे व्यवहार करता आएगा कि अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार करता है दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है लेकिन सही कर लें। अब दोस्तों हम चलते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन किसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं? यानी दोस्तों जो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन है ये मादा लैंगिक हार्मोन है, और ये मादा के जितने भी मतलब अंग जो एक शिशु के लिए आवश्यक है उनकी वृद्धि को ये नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वृद्धिकर हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो हमें पता है कि वृद्धिकर हार्मोन या पीयूष ग्रंथि उसको बनाती है। अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती? अब दोस्तों मैंने आपको कहा था ना कि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल में करती है, लेकिन जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है जिसको प्राइवेटो बोलते हैं, ये कैल्शियम के स्तर को विटामिन डी के साथ मिलकर नियंत्रित करती है।
तो दोस्तों ये एक केली ग्रंथि ऐसी है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रह के भी कार्य करती है। तो यहाँ पे सही आंसर प्रावटु ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों हमें पता है कि ये एक प्रकार का हार्मोन है। ओके दोस्तों, अब याद रखें। अब दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि इंसुलिन की खोज किसने की? तो एफ बेटिंग नाम के वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन एक गोलाकार हार्मोन है और ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन ऑप्शन भी है, लेकिन हम आप हार्मोन को सही मानेंगे। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? दोस्तों जो इंसुलिन होता है उसमें एक धातु होती है, वो होती है जिंक। इसलिए दोस्तों हमें कैल्शियम के इसलिए दोस्तों में जो आयरन होता है उसके साथ हम कैल्शियम भी जिंक का भी हमें सेवन करवाया जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को रखता है। लिंक में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो दोस्तों जो अग्नाशय होता है उसकी जो 3 ग्रंथियां होती है, यानी एल्फा, बीटा और गामा। यानी जो एल्फा कोशिकाएं होती है वो ग्लूकागोन का, बीटा इंसुलिन का, और ये जो गामा होती है स्टेटाइन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो अग्नाशय है इसका सही आंसर है। आप इसको इस प्रकार याद रखें, एल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन। दोस्तों इसको इतना नहीं पूछते हैं तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। देखो निम्न में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी? आ गया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप याद रखें बीटा इंसुलिन, यानी जो इंसुलिन का सिक्रेशन कौन करेगी? अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं। डायबिटीज मेलिटिस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो दोस्तों जो मेलिटिस हार्मोन है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, इंसुलिन हार्मोन। आदमी के कंठ के किस भाग को एडस एपल कहा जाता है? तो दोस्तों जो थायराइड उपास्थि होती है उसको एडस एपल बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे होती है और इसमें इस प्रकार करके थायराइड ग्रंथि स्थित होती है, उसके लिए उसको एडस एपल बोलते हैं। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो दोस्तों आउटू या पैराथायरॉइड ग्रंथि अपने गर्दन में स्वर यंत्र के ऊपर स्थित होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटू या पैराथायरॉइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला या गर्दन में। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों यानी इसका सही आंसर होगा TCH। दोस्तों TCH को उत्तेजित करने वाले हार्मोन बोलते हैं और FS को संदमन करने वाले हार्मोन बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आप याद रखें। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा हो जाता है? मिक्सडीमा यानी दोस्तों जो शरीर है वो बेडोल हो जाता है, और इसका सही आंसर होगा आउटू ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का कार्य यही है कि वो अपने शरीर के उपापचय को कंट्रोल करता है, यानी जो शरीर में अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसको कौन से अंगों में पहुंचाना। लेकिन जब दोस्तों इसकी कुसंक्रिया या अपन बोल देंगे या अति सक्रिय होने लग जाता है तो दोस्तों इसकी वजह से अपने शरीर में मोटापा बढ़ने लग जाता है और इंसान का शरीर बेडोल सा दिखने लग जाता है, जिसको मिक्सिडीमा बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन कैसे मिलाया जाता है? अब दोस्तों अपने को पता है कि नमक में आयोडीन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमें पता है कि जो नॉर्मल नमक होता है वो NaCl होता है। ओके दोस्तों, इसमें कहीं भी आयोडीन नहीं है। अब अपने को इसको आयोडीन युक्त बनाना है तो दोस्तों हम इसमें जो पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे, उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में आयोडीन आ जाएगा, और दोस्तों ये भी एक तरह का लवण है तो ये अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा KI या पोटेशियम आयोडाइड। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? दोस्तों ग्रेव का रोग या गोइटर, गेंगा, ये एक ही है और इन सब का कारण दोस्तों एक ही है, वो है थाइमस ग्रंथि की अल्प सक्रियता। ओके दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, अल्प सक्रियता यानी कम सिक्रेशन की वजह से गोइटर, ग्रेव या गलघंड रोग हो जाता है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। दोस्तों अपने को पता है कि हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी बहुत सारे हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मतलब प्रोटीन
भी है और हार्मोन भी, दोस्तों वो है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है, यानी कौन सा हार्मोन है जिसका एक घटक आयोडीन होता है? तो दोस्तों अपने को पता ही है कि ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसका आयोडीन एक अवयव होता है। हार्मोन का उदाहरण कौन सा? दोस्तों नहीं, जो अपने को इतने दे रखे हैं उनमें से अपने को ढूंढना है कि हार्मोन कौन सा। अब दोस्तों अपने को पता है कि ये सभी प्रोटीन ही है, क्योंकि दोस्तों जो ऑक्सीटोसिन है वो एक तरह का हार्मोन है, रेनिन और पेपेरिन ये दोनों एंजाइम है। ओके दोस्तों, और साइटोसिन है जो ये दोस्तों प्रोटीन ना होके ये क्या है, नाइट्रोजनी बेस, यानी दोस्तों ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है। लेकिन जो हार्मोन है वो कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है, बाकी सभी क्या है, एंजाइम और ये एक अमीनो अम्ल है। निम्न में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उनको बोलते हैं जो मूत्र में जल के संतुलन बनाए रखने में सहयोगी हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एसीटीएच और वेसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो मूत्र में जल को नियंत्रित रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वेसोप्रेसिन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फास्फेट का विनियमन करता है? विनियमन करने से दोस्तों यहाँ तात्पर्य है कि वो उसको कंट्रोल में रखते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रावटो हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन, दोस्तों ये ही कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है, किसके साथ? विटामिन डी के साथ मिलकर। दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा इनको घुमा के पूछ लेते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे हर प्रकार का क्वेश्चन दिया है, चाहे उसका आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी घुमा कर आपको दिए हैं, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ जैसे इसने फास्फेट साथ में दिया, आप सोचेंगे यार फास्फेट है और कैल्शियम है, हमने तो सिर्फ कैल्शियम के बारे में पढ़ा है, लेकिन अपने को पता है कि जो अपनी हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम और फास्फेट इन दोनों से मिलके बनी होती है। यानी जो मैं ये कह सकता हूँ कि रात में आपको कहीं पता हो तो हड्डियाँ चमकती है, वो फास्फेट के कारण चमकती है, यानी उसमें फास्फेट भी होता है। अब दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? मैंने आपको दोस्तों बताया था कि लड़ो उड़ो, करो मरो या आपातकालीन, ये सभी एड्रेनलिन हार्मोन के ही उपनाम है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो एड्रेनलिन। दोस्तों मैंने कहा ना कि मैं जैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैंने प्रत्येक क्वेश्चन इसमें दिया है, अगर उन लोगों ने भी अगर घुमा के पूछा है तो दोस्तों मैंने उसको घुमा के दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं दिए, ये प्रत्येक एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। दोस्तों अगर किसी भी सिलेबस में अगर जनरल साइंस दे रखा है तो ऑब्वियसली है दोस्तों कि वहाँ से हार्मोन से 101% वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आप श्योर हो जाएं। जो दोस्तों मैंने आपको 75 क्वेश्चन दिए, अगर आप इनको एक बार पढ़ ले तो किसी भी एग्जाम में आपके हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? यानी जो वृद्धावस्था या उम्र बढ़ने के साथ दोस्तों एक ग्रंथि होती है जो अपने शरीर से लुप्त होती जाती है, वो दोस्तों होती है थाइमस ग्रंथि। इसलिए दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए ही दोस्तों जो अभी कोरोना चल रहा है उसमें डॉक्टर्स और जो कोरोना फाइटर थे उनके बाद 60 से अधिक उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा, वो इसी रीजन से लगाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उम्र के साथ साथ थाइमस ग्रंथि नष्ट हो जाती है और प्रतिरक्षा तंत्र वीक हो जाता है। इस वजह से दोस्तों उनको लगाया जा रहा है। ओके दोस्तों, आप ये बात भी याद रखें। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं थाइमोसिन, यानी उसका क्या नाम है दोस्तों? थाइमोसिन। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, इनके आंसर नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों मैंने हार्मोन और अंतःस्रावी तंत्र पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, आप उसको एक बार देख लें और फिर इस क्वेश्चंस को हल करें तो आपको ये क्वेश्चन बेटर समझ में आएंगे। दोस्तों मैंने आई बटन में वो दे दिया है वीडियो, आप जाके उसको देख लें और अपने क्वेश्चंस को सही करें और एग्जाम में सफलता पाएं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? मैंने आपको पहले ही कहा था
कि दोस्तों अपने शरीर के जो उत्तेजित या शरीर को कई बार उसको बेहतर ढंग से चलाने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रेनलिन ग्रंथि, क्योंकि दोस्तों इनको क्रोयमरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, जीवन रक्षक, क्योंकि जब अपने को एकदम किसी चीज से सदमा होता तो उससे उबारने का कार्य एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या एड्रेनलिन हार्मोन ही करता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है? तो दोस्तों अगर आप याद रखें एड्रेनलिन ग्रंथि भी सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हाँ दोस्तों, और ये अपने शरीर में कई बार द्वितीयक लैंगिक गौण लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे एड्रेनल ग्रंथि होगी ऑप्शन में तो जो वृषण और अंडाशय नहीं होगा, और अगर वो दोनों है तो एड्रेनलिन नहीं होगी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन देख के भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो वो है दोस्तों एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि ही इसकी उत्तेजना के लिए आवश्यक है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों जो थायरोक्सिन है दोस्तों वो अल्प मात्रा में होता है और वो कंट्रोल करता है, लेकिन जब उत्तेजना हो रही अत्यधिक तो वहां पे एड्रेनलिन आंसर सही आएगा। ओके दोस्तों, मानव शरीर का ताप स्थायी या थर्मोस्टेट स्थित होता है, यानी जो अपने शरीर को तापमान को कंट्रोल करता है वो कौन है? तो दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि होती है वो अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल में करती है। ओके दोस्तों, निम्न में से वह ग्रंथि कौन सी जो शरीर का ताप या थर्मोस्टेट यानी ताप को कंट्रोल में रखती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑटो ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? अब दोस्तों यहाँ उलझने वाले क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों उसको हम ऑप्शन से या मैं आपको बता दूंगा अभी। दोस्तों आप याद रखें पुरुषों में जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको एंड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। लेकिन स्त्रियों में जो लैंगिक हार्मोन क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यानी ये ऑप्शन आप हमेशा याद रख लें कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये कौन से हार्मोन है? ये स्त्रियों के लैंगिक हार्मोन है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन उठ के आएगा दोस्तों वो है बी, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड इसका सही आंसर है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर लैंगिक हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है, तो जो एस्ट्रोजन का स्त्रावण है दोस्तों वो होगा ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा। कार्पस ल्यूटियम किसका? एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ पे मैं तभी देखूं दोस्तों 70वें क्वेश्चन को अपन वापस देखें। जो एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। दोस्तों ये अंडाशय में एक संरचना है, इसको पीतपिंड बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। और कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है दोस्तों? मैंने उसी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा, तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है? जो अंडाशय ग्रंथि है दोस्तों वो केवल स्त्रियों में पाई जाती है। कौन सा? नर हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है वो नर हार्मोन है, यानी नर लैंगिक हार्मोन है। गाय और भैंस के थन में से दूध उतारने के लिए कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो गायें और भैंसें होती हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से उनमें दूध नहीं बनता है। तो दोस्तों उनको ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनमें दूध बनने लग जाता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध हार्मोन भी बोलते हैं। तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बीटा इंसुलिन यानी इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हर एग्जाम में जहाँ पे जनरल साइंस सिलेबस में हो हार्मोन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको दोस्तों मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल से दोस्तों जुड़े रहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है दोस्तों उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू दोस्तों।